हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट फाइनली आज मैं आपके लिए क्लास 12 हिंदी का एक मैराथन क्लास लेकर आया हूं। आधे घंटे से ज्यादा की ये क्लास होगी और आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सही सुना आपने। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी का जो पूरा खंड का है ना, यानी कि पूरा जो आपका खंड का होता है, इस पूरे खंड का को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। देखो हमारे हिंदी का पेपर दो खंड में डिवाइड होता है, खंड का 50 नंबर का, खंड का भी 50 नंबर का। तो आज हम पूरे खंड का को एक वीडियो में पढ़ेंगे। 2026 में 95% प्लस की गारंटी है। इस बार हम हिंदी में बच्चों 100 में 95 प्लस लेकर आएंगे, ये मैंने ठान लिया है और आपको भी ठान लेना है कि अब की बार हिंदी में 100 में 95 प्लस पार। चलिए भैया शुरू करते हैं। तो ये हिंदी का एक मैराथन क्लास होगा। कौन कौन से हम टॉपिक पढ़ेंगे पहले इसको तो जान लीजिए, आखिर हम आज के इस क्लास में पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे, देखो खंड का में आपके टोटल 7 टॉपिक हैं, यानी कि टोटल आपके खंड का में 7 टॉपिक हैं। इन 7 टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। ये भैया 10 नंबर का आता है और मैं गारंटी लेता हूं जो क्वेश्चन जो टॉपिक आज मैं बताऊंगा ना, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। जो जीवन परिचय अभी मैं बताऊंगा वो बार बार आपके एग्जाम में आते हैं, तो क्यों इसको मिस करें। उसके बाद में हम गद्यांश को सॉल्व करना सीखेंगे, 10 नंबर का आता है। फिर पद्यांश को भी सॉल्व करेंगे, 10 नंबर का। कैसे आपको कॉपी में लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे बच्चों, ठीक है। फिर लेखक का साहित्यिक पढ़ेंगे, परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का। फिर कवि का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे 5 नंबर का। फिर हम एक कहानी को भी पढ़ेंगे, ठीक है, पंचलाइट बहादुर में से किसी एक कहानी को भी पढ़ेंगे 5 नंबर। और खंड काव्य जो आपका 100% फिक्स होता है भैया 5 नंबर, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो जीवन परिचय, कहानी, ये सब आपकी एकदम फिक्स है। तो आज हम देखो 10 10 20 10 30 5 35 5 40 5 45 5 50 पूरे 50 नंबर के टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को लाइक करना चाहें भैया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, वो हमारे लिए, देखो हमारी फैमिली बहुत जल्द 1 मिलियन की फैमिली होने वाली है। आप ही लोग सपोर्ट करोगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आप ही लोग सपोर्ट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमें भी एक प्रेरणा मिलेगा और हम आपको प्रेरित करते रहेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों की। बच्चों ये टोटल 10 नंबर का आता है। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को ही पढ़ेंगे। अरे जो पहले उसको पहले ही पढ़ेंगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, और ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं ना आपके बोर्ड एग्जाम में जो बार बार रिपीट हुए हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा भैया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो सबसे पहला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक थे, बताओ हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, जल्दी बताओ। प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी या बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अरे भैया हिंदी प्रदीप के जो संपादक है ना वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं। सिंपल सा है, मैंने आपको हिंदी के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लासेस दी हैं, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन मैंने एक एक वीडियो में आपको दिया है, बस सर्च करके देख लेना। तो हिंदी प्रदीप के जो संपादक थे ना वो बालकृष्ण भट्ट जी थे। समझ में आ रहा है बच्चों। अरे समझना क्या है, बहुत इजी है, ठीक है। चलिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट दूसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपके सामने जो ये दिख रहा है ना, इसी से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडिया लगाइए। चलो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन थे, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है, आपके पास ऑप्शंस हैं। जैसे फर्स्ट है बालकृष्ण भट्ट, सेकंड है प्रताप नारायण मिश्र, थर्ड है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या फोर्थ है प्रेमचंद।
अरे ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो इनके पीछे मिश्र लगा हुआ है, ठीक है, यानी कि ये मिश्रा जी हैं, ये ब्राह्मण हैं, ठीक है। अब ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगा भैया, केदारनाथ पांडे दे दिया गया तब क्या करोगे, वो भी ब्राह्मण हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, ठीक है बच्चों। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है? 2014, 16, 22 में आ चुका है, 26 में भी चांसेस हैं। तो देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद या फिर हरदेव बाहिरी। अरे श्याम सुंदर दास जी हैं बच्चों, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक श्याम सुंदर दास जी को कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे आएगा ही आएगा भैया। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करने जा रहा हूं, आप लोग आंसर दीजिएगा। कल्पलता, कल्पलता ये किसका निबंध संग्रह है? जल्दी बताओ, आपके 12th में इनका चैप्टर है कल्पलता, ये किसकी रचना है? देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं, और मुझे आशा है कि आप सही आंसर इसका देंगे। चलो बच्चों चौथा वाला क्वेश्चन देख लो। अब कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, सर जी ये जो आप पढ़ाते हैं इसका नोट्स मिल जाता तो कितना मजा आता। अरे बहुत अच्छे से हमारी तैयारी होती भैया, सबका नोट्स मैं देता हूं, बस आपको प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे शुभम लेक्चरर लिखना है। शुभम लेक्चरर हमारा ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो, रजिस्टर कर लो, वहां पे मैं सारा नोट्स आपको देता हूं। देखो क्रैश कोर्स भी हमारा वहां पे अवेलेबल है, जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देता है, मतलब पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इकट्ठा करके मैंने क्रैश कोर्स में डाल दिया, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम है, ये लो मेरा नंबर 9918332305, जल्दी से लिख लो भैया, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या आप फोन करके भी हम पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको क्रैश कोर्स से ज्वाइन होना है तो। ये मेरा नंबर है, ठीक है। चलो चौथा क्वेश्चन देखो, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो हमारे वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? देखो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का चैप्टर हमारे 12th में है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। तो बताओ इसमें से कौन सी रचना वासुदेव शरण अग्रवाल जी की है? अकाल पुरुष गांधी, भारत की एकता, विवर्त या धरती के फूल? अरे भैया भारत की एकता जो रचना है ना, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है, ध्यान रखना। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं, इनका साहित्यिक परिचय भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इनकी रचनाओं को पढ़ लोगे ना तो आप साहित्यिक परिचय में भी लिख दोगे और इधर ऐसे ऐसे क्वेश्चन का आंसर भी आसानी से दे दोगे। एक तीर से डबल निशाना। तो जब भी साहित्यिक परिचय और रचनाओं को पढ़ो ना, अच्छे से पढ़ लो भैया, डबल काम हो जाएगा आपका। चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे बड़ी। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? बताओ इसमें से कौन सा उपन्यास है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है? चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा या तट की खोज? अरे भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का भी एक चैप्टर है अशोक के फूल। अब वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लेखक हैं, इनका साहित्यिक परिचय आता ही आता है, तो जाकर पढ़ लेना भैया, आपका 5 नंबर उधर कंप्लीट, इधर ये भी कंप्लीट। तो देखो इसमें तट की खोज जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना नहीं है। बाकी चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सब जो रचनाएं हैं ना, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही उपन्यास हैं, उन्हीं की ये रचनाएं हैं, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़े, अरे बढ़ते चलो वीर तुम बढ़े चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया है किसने? बताओ हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया? फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल ने, सेकंड है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, थर्ड है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और फोर्थ है डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो भैया इसका आंसर आप लोग देना, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया?
चलो मैं बता देता हूं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ठीक है, मैं आंसर बता देता हूं भाई, नहीं तो आप कहोगे सर जी क्वेश्चन ही करोगे आंसर भी बताओगे। चलो 7 नंबर पे आ जाओ। हम थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहे हैं ना क्योंकि हमें पूरी हिंदी कवर करनी है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने अगर ठाना है कि इस बार आपको 95% दिलाना है तो कुछ भी हो जाए हमें हार नहीं मानना है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 14, 15, 22 में आ चुका है। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? फर्स्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सेकंड है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, थर्ड है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फोर्थ है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। अरे रीतिकाल को श्रृंगार काल जो नाम दिया गया ना वो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने नाम दिया है रीतिकाल को श्रृंगार काल। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका हो जाएगा थर्ड वाला। समझ में आ रहा है? रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया है। चलो बच्चों 8वां क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8। रीतबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है, बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से कौन से कवि हैं जो रीतिबद्ध काव्य धारा के नहीं है? फर्स्ट है जसवंत सिंह, सेकंड है याकूब खां, थर्ड है दलपति राय वंशीधर, फोर्थ है घनानंद। अरे भैया घनानंद जी जो है ना ये रीतबद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है, तो चौथा ऑप्शन आंख मूंद के ऐसे लिख देना। ठीक है, अब आपको सर जी राइटिंग ही नहीं अच्छी होगी, अरे आंख मूंद के नहीं, मतलब देख के लिखना। 9 नंबर क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त जी का हमारे 12th में चैप्टर है कौन सा? कैकेयी का अनुताप। ठीक है, तो बताओ इसमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त जी की है? चलो, भारत भारती, चित्राधार, अनामिका, स्वर्ण धोले। अरे भारत भारती दो रचना है, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। इनका साहित्यिक परिचय, इनकी रचनाओं को पढ़ लो भैया, ये 1 नंबर आपका इधर कंप्लीट, 5 नंबर उधर कंप्लीट। ठीक है, इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी बच्चों। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी किस रचना पर मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15, 17, 18, 20, 23 में आ चुका है, 26 में इंतजार कीजिएगा, जरूर आएगा। सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लोकायतन, युगांत, जयशंकर प्रसाद, ये तो यार कवि का नाम आ गया। ठीक है, चिदंबरा। अरे हमें सही आंसर से मतलब है चिदंबरा। देखो सुमित्रा नंदन पंत जी की एक रचना है चिदंबरा, इस रचना पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बस हो गया बच्चों, 10 क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं आपसे मैं पूछ लूं, बताओ साकेत के रचनाकार कौन है? 2-3 क्वेश्चन मैं यहां पे कर रहा हूं। साकेत के रचयिता कौन है? बताओ इसके कवि कौन है? यामा के रचयिता कौन है? यामा की कवि कौन है? और कामायनी, ये तीनों किसकी रचनाएं हैं? आप लोग ऐसे लिख के बता देना, जैसे लिख देना साकेत, फिर ऐसे डैश लगा के जो इसके कवि हैं वो बता देना, यामा, कामायनी, इन तीनों के कवियों का नाम आपको बताना है। अब ये मैंने क्यों पूछा? क्योंकि ये तीनों बहुत फेमस रचनाएं हैं, तो इनके कवियों का नाम आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा आता है। चलो आप लोग देख लो, नोट कर लो, क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते बच्चा पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब हम गद्यांश पे आ चुके हैं बच्चों, ये हमारा है महत्वपूर्ण गद्यांश। ठीक है, 10 नंबर का पूरे आता है। इसमें करना क्या होता है भाई? बहुत इजी है, मैं तो एकदम इसको इजी नहीं हलवा समझता हूं, हलवा। देखो ध्यान से समझो, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, देखो आपको इस पूरे गद्यांश को बहुत प्यार से पढ़ना है, उसके बाद में कुछ करना नहीं है। इसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, ये 5 क्वेश्चन तो दिया गया है ना, ये 5 क्वेश्चन आपके इसी गद्यांश से संबंधित रहेंगे। फिर आपको ये 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। कैसे दोगे वो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन पहले एक काम करो, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ लो। वन ऑफ द टफेस्ट गद्यांश में ये आता है भाई थोड़ा सा। ठीक है, देखो पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर देखते हैं। देखो
अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। अब पहले एक काम करो, आप इसको पहचानो, किस पाठ का ये गद्यांश है, इसके लेखक कौन है, क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही रहेगा। ठीक है, तो देखो अशोक आ गया इसमें, तो ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। ये ट्रिक है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है तो उसमें राष्ट्र आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, अशोक के फूल का है तो अशोक मिलेगा, निंदा रस का है तो निंदा देखने को मिलेगा, भाषा और आधुनिकता का है तो भाषा के बारे में देखने को मिलेगा। तो ऐसे गद्यांश को पहचानते हैं विथ ट्रिक। ठीक है, अब चलो देखते हैं बच्चों, अब एक एक का आंसर देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। भैया पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बस हो गया। 2 नंबर यहां पे आपका कंप्लीट। देखो एक एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा, 5 क्वेश्चन है, 10 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन हमारा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब किसकी व्याख्या करनी है आपको, देखो जिसके नीचे रेखाएं हैं, देखो यहां से शुरू हुआ है यहां तक है, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये हिंदी में ही दिया है, हिंदी में ही व्याख्या करनी है। जी बिल्कुल, अभी मैं करके दिखाऊंगा। बस यहां पे 3 लाइन में दिया गया है, आप 5-6 लाइनों में लिख दीजिए। ठीक है, चलो तीसरा, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? तो भैया कौन है? अशोक है। देखो लिखा है यहां पे, अशोक का वृक्ष यही है। देखो क्यों, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो उस विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का ही प्रतीक। कौन? अशोक का वृक्ष। देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिया गया, आपको फंसाने की साजिश है, लेकिन जब तक हम हैं भैया जाल में फंसने नहीं देंगे। तो अशोक का वृक्ष ही है सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक। भैया 2 नंबर कंप्लीट यहां पे। ठीक है, उसके बाद देखो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई है? तो देखो यहां पे कौन समृद्ध हुई है, तो देखो यहां पे लिखा है रुचि का प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार कणों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई है वे सामंत उखड़ गए। मतलब लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता जो है ये समृद्ध हुई है। देखो जो समृद्ध हुई है वे सामंत उखड़ गए, यानी कि सामंती सभ्यता। मैंने बताया था कि ये वन ऑफ द टफेस्ट गद्यांश में से एक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, 5वां देखो, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? तो भैया ये लिखा है, देखो वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम मिट गई। तो आज जो है ना वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है। बस यही लिख दो भैया, 2 नंबर यहां पे कंप्लीट। ठीक है, 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने ढूंढा, 2-2 नंबर का रहेगा और आपको 10 नंबर बच्चों मिलेगा। अब इसको लिखना कैसे है वो भी समझ लो। देखो गद्यांश को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो इसका जो प्रश्नोत्तर संख्या आप कॉपी में डालेंगे बिल्कुल, फिर अशोक का वृक्ष डॉट 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 करके जो इसका लास्ट वर्ड है मिट गई, ऐसे आपको लिखना होगा ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने कौन सा गद्यांश किया है, क्योंकि 2 गद्यांश एग्जाम में दिए जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये अशोक का वृक्ष डॉट 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 करके भी मिट गई, ये मैंने लिख दिया, कंफर्म हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। देखो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट संदर्भ। ठीक है, हेडिंग डाला कि प्यार से ब्लैक पेन ब्लैक स्केच से, आपको ये येलो पेन यूज नहीं करना है, कलरफुल ब्लैक ब्लू बस। ठीक है, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। भैया 2 नंबर कंप्लीट। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन हम संदर्भ के रूप में लिखेंगे भाई, 2 नंबर पक्का हो जाएगा। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग, इसको ब्लैक से लिख देना, में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसको भी ब्लैक से लिख देना, द्वारा लिखित अशोक के फूल, इसको भी ब्लैक से कर देना, नामक ललित निबंध से अवतरित है। जहां पे मैंने लाइनिंग किया है ना उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, चलो 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। कोई दूसरा पाठ आता है भैया तो उसको आप लिख सकते हो। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको व्याख्या करनी है किसकी? देखो ध्यान से, ये
जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त संसार करों को खाकर बड़ी हुई थी, और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और दिनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। इसकी व्याख्या करनी है, थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा स्टाइल से लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। चलो हम लिखते हैं, ये लिखेंगे। दूसरा हेडिंग रहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, खूब प्यारा सा लिखेंगे। देखो उसी को थोड़ा चेंज करके देखो, अशोक का वृक्ष सदैव से उस सामंती सभ्यता का प्रतीक माना जाता रहा है जो किसान मजदूर जैसे साधारण लोगों का शोषण करती रही है। ठीक है, आगे देखो और भी है। यह वृक्ष जिस सामंत वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, वह सदैव आम लोगों का खून चूसकर फलता फूलता रहा है। इस वर्ग की समृद्धि का कारण आम जनता का शोषण ही रही है। मगर आज समय बदल गया है, साधारण जन अब अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो गए हैं, इसलिए सामंत वर्ग की वो बादशाहत अब समाप्त हो गई है। उनके द्वारा अपने आमोद प्रमोद और मौज मस्ती के लिए आयोजित किए जाने वाले मदनोत्सव जैसे पर्वों की धूमधाम भी अब समाप्त हो गई है। बेटा 2 नंबर आपका यहां पे ऐसे एग्जामिनर देगा। देखो ये लो बेटा, इस पे तेरा ही हक है। थोड़ा चेंज वेंज करके स्टाइल से लिखोगे ना, काम हो जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है? मैंने बताया था अशोक का वृक्ष है, तो इसको तो 1 लाइन में आप लिख सकते हो। ठीक है, थोड़ा ओपन होने में टाइम ले रहा है ना, इसीलिए मैं थोड़ा फंसा रहा हूं। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हम देखें, स्क्रॉल करें आप। चलो ये देखो तीसरे का, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। ये लो भैया 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। अरे कहां पड़े हो, चक्कर में कोई नहीं है, टक्कर में। वही चीज मैंने बताया था पहले ही आपको जो अब मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ रहे हैं, मतलब चीजों को समझो। गद्यांश में होता क्या है, आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर गद्यांश में से ढूंढना होता है और इसको लिखना होता है, बाकी कुछ नहीं है भाई। हलवा तीसरा चौथा क्वेश्चन, लाखों करोड़ों की उपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी? तो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्धि हुई थी। ठीक है, चलो ऐसे आगे बढ़ते हैं एक एक पेज। ठीक है, ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। चलो लास्ट चौथा क्वेश्चन देख लो, आ जाओ मंत्र। देखो लाखों करोड़ों की उपेक्षा से सामंती सभ्यता समृद्ध हुई थी। लो बेटा 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। कुछ है ही नहीं, स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना, वो भैया आप आंसर दे दो, बाकी सब आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। और ये गद्यांश तो थोड़ा सा टफ है, बाकी गद्यांश इतने इजी होते हैं ना कि सीधा सीधा आंसर दिया रहता है। यहां पे आपको ढूंढना पड़ रहा है कि आखिर इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, वो आपको ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे गद्यांश है ना जिसमें सीधा सीधा ऐसे लाइन आंसर दिया है, कुछ ढूंढना ही नहीं है। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन देख लो। आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? मतलब आज जो सामंत सभ्यता थी ना, उसकी स्थिति क्या है, कंडीशन क्या है? तो वो भैया ढह गई है, मतलब एकदम खत्म हो गई। तो चलो देखते हैं 5वें क्वेश्चन का आंसर। आ जा, आज वो सामंत सभ्यता समाप्त हो गई है बेटा 2 नंबर। तो ऐसे अगर आप लोग लिखोगे ना, एग्जामिनर ऐसे रेड पेन लेगा ऐसे और कहेगा बेटा ये लो गद्यांश का 10 नंबर पूरे। एक भी नंबर आपका काट ही नहीं सकता अगर अच्छे से लिखोगे। ठीक है, पर राइटिंग वाइटिंग थोड़ा ध्यान देना, ऐसा नहीं बस ये लोग खूब स्पीड से लिखते जा रहे हैं। ठीक है, जब कुछ ना पता हो तब ट्रिक लगाना। चलो भैया पद्यांश पे चलते हैं। 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हुए। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण पद्यांश को। अब देखिए स्टूडेंट, ये है हमारा महत्वपूर्ण पद्यांश, 10 नंबर का ये भी आता है। जैसे जो गद्यांश था ना, वो हिंदी गद्य के किसी चैप्टर से लिया गया था, ये हिंदी पद्य के चैप्टर से लिया जाएगा। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना क्या है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, और उस मुख पर वो मुस्कान रक्त किसले पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ठीक है, ये आपका है भैया पद्यांश। अब ये किस चैप्टर का है? देखो ये बेसिकली श्रद्धा मनु चैप्टर का है और इसके जो कवि है ना वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अब इसके नीचे भी सेम प्रोसेस, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 का आंसर देना है। लेकिन ये गद्यांश नहीं है कि आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा, इसमें आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखो हो क्या रहा है, यहां पे श्रद्धा जी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है।
घिर रहे थे घुंघराले बाल, मतलब घुंघराले बाल होते हैं ना ऐसे से कुछ। तो श्रद्धा जी के जो बाल थे ना वो बहुत सुंदर और घुंघराले थे। अंश अवलंबित मुख के पास, अंश का मतलब होता है कंधा, अवलंबित का मतलब लटकते हुए, मुख के पास, मुख मतलब मुंह के पास से लटकते हुए। हो क्या रहा था, उनके मुख के पास से ऐसे लटकते हुए जो उनके बाल है ना वो उनके कंधों से लटक रहे थे। ठीक है, आगे देखो, नील घन सावक से सुकुमार। अब जब वो जो बाल है उनके कंधों से लटक रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। मतलब नील का मतलब होता है नीला, घन सावक का मतलब होता है, घन का मतलब बादल, सावक का मतलब छोटा बादल, यानी कि जो बादल के शिशु हैं। तो ऐसा लग रहा था कि जो शिशु बादल है ना से सुकुमार, सुकोमल से सुधा, वो अमृत भरने के लिए, अमृत पान के लिए विधु यानी कि सागर तल या चंद्रमा के पास आई हूं। तो उनके जो बाल हैं, देखो श्रद्धा जी के जो बाल हैं वो बहुत ही सुंदर और घुंघराले थे, वो उनके मुख से ऐसे लटकते हुए उनके कंधों से लटक रहे थे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा था ना, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास, यानी कि जो छोटे छोटे बादल हैं वो अमृत पान करने के लिए चंद्रमा के पास आई हूं, या वो अमृत पान करने के लिए सागर के तल पर उपस्थित हो। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और देखो, और उस मुख पर वो मुस्कान, और उनके मुख पर, उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी ना, रक्त की सलय, रक्त का मतलब होता है लाल, किसले का मतलब होता है कोपले, जैसे लाल कोपले होती है ना, पर ले विश्राम, ऐसा लग रहा था कि वो विश्राम ले रही हैं। आगे देखो, अरुण, अरुण का मतलब सूर्य की एक किरण, अम्लान। ठीक है, अम्लान का मतलब होता है उज्जवल किरण, अधिक अलसाई हो, अभिराम का मतलब होता है सुंदर। तो उनके चेहरे की जो मुस्कान है ना वो ऐसी लग रही थी कि सूर्य की कोई उज्जवल अलसाई हुई किरण लाल कोपलों पर विश्राम कर रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, जो मुझको आता था भाई मैंने बता दिया। क्वेश्चन देखो, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये भी 2-2 नंबर के क्वेश्चन एक एक रहेंगे, 5 क्वेश्चन 10 नंबर। ठीक है, मतलब इसकी व्याख्या करनी है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, इसकी व्याख्या कर देंगे अभी। यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया, तो यहां श्रद्धा की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया, श्रद्धा जी की। ठीक है, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो, अभिराम, इसमें कौन सा अलंकार है भाई, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो, अभिराम, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। 5वां, अम्लान और अभिराम शब्दों के अर्थ बताइए। देखो, अम्लान का अर्थ होता है स्वच्छ या स्निग्ध। ठीक है, और अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। ठीक है, अभिराम का मतलब आप सुंदर भी कह सकते हैं या मनमोहक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलो एक एक का आंसर लिखेंगे। जब भी आंसर लिखेंगे वही प्रोसेस, घिर रहे थे डॉट डॉट करके अभिराम, ऐसे करके लिखना होगा। इसको लिखने से ना एग्जामिनर को पता चलता है आपने कौन सा किया। देखो, घिर रहे थे डॉट 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 करके अलसाई हो, अभिराम। अब एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखो बहुत इजीली। फर्स्ट है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो संदर्भ लिखेंगे। देखो, फर्स्ट वाला संदर्भ, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम श्रद्धा मनु, कवि का नाम जयशंकर प्रसाद, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे। देखो, प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक काव्य कविता से अवतरित है। बस ऐसे लिख दो। देखो, जयशंकर प्रसाद जी की एक रचना है, फेमस रचना कामायनी है, इसी कामायनी का एक छोटा सा शीर्षक है श्रद्धा मनु। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे। देखो, मैं जहां पे अंडरलाइन करूंगा उसको ब्लैक पेन से लिखिएगा, देखो, बाकी ब्लू। प्रस्तुत पद्यांश श्री जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग, देखो इनको भी ब्लैक से लिख देना, जयशंकर प्रसाद जी को भी। ठीक है, में संकलित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से अवतरित है। ये हुआ कवि का नाम, ये हुआ शीर्षक का नाम, और 2 नंबर बच्चों आपके नाम ऐसे। ठीक है, चलो दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको व्याख्या करनी है किसकी, मैंने दिखाया था, ये देखो, घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, इसकी व्याख्या करनी है। चलो करते हैं भाई, चलो नेक्स्ट। ये देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या, हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा और लिखेंगे। श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है
कि उसके कंधे पर लटकी हुई घुंघराले बालों की लट उसके मुखड़े पर ऐसे झूल रही थी जैसे कोई नन्हा बादल का टुकड़ा अमृत पान हेतु सागर तल छूने का प्रयास कर रहा हो। बस इतना सा लिख दो बच्चों, 2 नंबर यहां पे भी आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं लिखना है। चलो देखते हैं आगे, तो नहीं है, नहीं अब नहीं आ गया। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे डायरेक्टली। 2 क्वेश्चन समझ में आ गया, 4 नंबर आपके नाम हो चुका है। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखो, यहां किसकी सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है? तो भैया यहां श्रद्धा जी की सुंदरता का मनोरम वर्णन किया गया है। तो देखो ओम, ये देखो तीसरा, यहां श्रद्धा की सुंदरता का वर्णन किया गया है, 2 नंबर ये भी ले जाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे लगते हैं, बाकी सब इजी होता है। देखो चौथा, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हुआ विराम, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, मतलब स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन होते हैं ना वो प्रॉब्लम देते हैं, बाकी सब सिंपल है। इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है, बस इतना लिख दो, 2 नंबर ऐसे मिलेगा आपको। ठीक है, चलो लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, फिर हमारा पद्यांश भी फिनिश हो जाएगा। देखो ध्यान से, चलो भाई खुल जा। अम्लान और अभिराम शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मतलब अम्लान का अर्थ क्या है और अभिराम का अर्थ क्या है, दोनों बताना है। चलो बताते हैं, और क्या। देखो अम्लान का अर्थ होता है स्वच्छ या स्निग्ध और अभिराम का अर्थ होता है मनमोहक। बस ऐसे लिख दो, 2 नंबर ये कंप्लीट। और एग्जामिनर आपको देगा ऐसे, बेटा ये ले 10 में 10 ले, इस पे तेरा ही हक है। ठीक है, और जो तेरा हक है उसको कोई नहीं छीन सकता। चलो गद्यांश पद्यांश सब हो गया, 30 नंबर का पेपर अभी हमारा हुआ है। अब चलते हैं साहित्यिक परिचय पे भैया। अब लेखकों में मैंने आज लिया है हरिशंकर परसाई जी को। 5 नंबर में ये बहुत ज्यादा आते हैं, बेसिकली आपके वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो आज मैंने हरिशंकर प्रसाद जी को लिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो दोनों मैं बता चुका हूं, मैंने सारे जीवन परिचय एक वीडियो में बताया, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चर, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो देखो भैया, जब भी हम किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखेंगे ना, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है जीवन परिचय, मतलब इनके जन्म, जन्म स्थान, मृत्यु, इन सब के बारे में, फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग हम डालेंगे। जीवन परिचय को आप एक बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं, ऐसे कुछ बॉक्स बनेगा, उसमें पूरा संक्षिप्त परिचय लिख सकते हैं, दोनों तरीका सही है। तो जीवन परिचय देखो, किसी भी लेखक या कवि का लिखना, पहला हेडिंग जीवन परिचय होना चाहिए। देखो, मध्य प्रदेश में इटारसी के निकट जमानी नामक स्थान पर हिंदी के सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का जन्म 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में हुई। नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए करने के बाद इन्होंने कुछ वर्षों तक अध्यापन कार्य किया। हरिशंकर परसाई जी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से लिखते रहे। 10 अगस्त 1995 को ये यशस्वी साहित्यकार परलोकवासी हो गया। मतलब इसका स्क्रीनशॉट पहले लो, ले लिया। देखो इसमें इनका जन्म, जन्म स्थान, शिक्षा, मृत्यु, यही सब लिखना है, बाकी बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। मेन हेडिंग जो हमारा रहता है वो रहता है साहित्यिक परिचय, मतलब हिंदी साहित्य में इनका कैसा परिचय है, कैसे लेखक थे, वो आपको इसमें लिखना है। देखो बच्चों, व्यक्ति और समाज के नैतिक एवं सामाजिक दोषों पर मार्मिक प्रहार करने वाले व्यंग प्रधान निबंधों के लेखन में अग्रणी, शब्द और उसके भाव के पारखी परसाई जी की दृष्टि लेखन में बड़ी सूक्ष्मता के साथ उतरती थी। साहित्य सेवा के लिए इन्होंने नौकरी को भी त्याग दिया। वर्षों तक आर्थिक विषमताओं को झेलते हुए भी ये वसुधा नामक साहित्यिक मासिक पत्रिका का प्रकाशन एवं संपादन करते रहे। पाठकों के लिए हरिशंकर परसाई एक जाने माने और लोकप्रिय लेखक थे। ऐसा आप सेम लिख सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमने जो बुक लिया है उसमें थोड़ा डिफरेंट है। अरे भैया किसी भी बुक से पढ़ो सब सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने दूसरा याद किया दूसरा लिख दो, नहीं याद किया तो ये वाला लिख देना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जीवन परिचय है तो स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। चलो अब रचनाएं देख लेते हैं भाई। रचनाएं भी 2 नंबर देती हैं, देखो ध्यान से। 3 नंबर आपको साहित्यिक परिचय के लिए यहां पे मिलता है, ठीक है, और 2 नंबर आपको मिलता है रचनाओं के लिए। तो रचनाएं देख लो, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है।
ऐसे रचनाएं हेडिंग डाल देना, लिखना, ठीक है। कहानी संग्रह में हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे। उपन्यास में रानी नागफनी की कहानी तट की खोज, ये हरिशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। निबंध संग्रह में तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमान की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ठिठुरता गणतंत्र, विकलांगता का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। देखो इनकी जो रचनाएं हैं ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ठीक है। और भैया इन्होंने निंदा रस चैप्टर को लिखा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे गद्यांश भी आते हैं। चलो ऐसे लिखोगे ना तो 3 नंबर आपके साहित्यिक पर्चे के, 2 नंबर इसके। एग्जामिनर ऐसे करेगा 5 में 5 ले लो बेटा, बहुत अच्छा आपने लिखा है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब कवियों में चलते हैं। कवि में मैंने अपने राष्ट्र कवि को लिया है, मैथिली शरण गुप्त जी को। बहुत ज्यादा इनका साहित्यिक परिचय आता है, तो इनको पढ़ना जरूरी है। 5 नंबर ये भी इंपॉर्टेंट है। कवियों में अगर हम बात करें तो मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर और महादेवी वर्मा, इन चारों को पढ़ लोगे भाई, कुछ हिस्से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। चलो सेम प्रोसेस, पहले जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। देखो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। देखो इनका जन्म स्थान, ये लाइन एकदम इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से लिखना। बाकी शिक्षा दीक्षा, इनकी मृत्यु भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देना। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, साहित्यिक परिचय देखते हैं। साहित्य में इनका परिचय कैसा है, देखो साहित्यिक परिचय, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से ये असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। मतलब जो इनको पुरस्कार मिले भैया ना, वो भी इसी में लिखना है, ये ध्यान रखना। तो इनको क्या मिला, साकेत महाकाव्य, इनकी एक रचना है साकेत, बहुत फेमस महाकाव्य है। तो साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। भाई कितने फेमस कवि हैं, आप खुद ही देख लो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, रचनाओं पे आ जाओ, रचनाएं देख लेते हैं। कहां से आगे भाई, जाइए। हाँ रचनाएं, मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। 2 प्रकार की रचनाएं हैं इनकी, एक मौलिक रचनाएं, एक अनुदित रचनाएं। मौलिक में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि, ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं, बहुत फेमस हैं, ठीक है। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत बड़ा है नहीं तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना है बच्चों, ठीक है। चलो ये भी हो गया, हमने 40 नंबर के टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अपनी कहानी पे भैया। आज हम पढ़ेंगे बच्चों बहादुर कहानी का सारांश 5 नंबर का। देखो कहानी में अगर देखें तो पंचलाइट, बहादुर और लाठी, ये 3 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों का उद्देश्य और सारांश पढ़ लो, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। मैं कहता हूं अगर आप पंचलाइट और बहादुर यही 2 कहानी पढ़ लो ना, कोई 5 नंबर नहीं काट सकता, 100% ये फिक्स है। तो आज हम बहादुर कहानी का उद्देश्य नहीं, बहादुर कहानी का सारांश पढ़ेंगे। आखिर बहादुर कहानी है क्या। चलो, अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। मतलब जो अमरकांत जी द्वारा इसके जो लेखक हैं बहादुर के ना, ये अमरकांत जी हैं। तो अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर एक मिडिल क्लास फैमिली यानी कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी की कथात्मक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी एक नौकर रखना चाहती है। मतलब निर्मला जी हैं जो लेखक की पत्नी हैं,
वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ देखती हैं कि भैया इनके यहाँ नौकर हैं, काम कर रहे हैं, वो बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काश नौकर होते, तो वो जो है नौकर रखना चाहती हैं। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के घर परिवार में नौकर रख लिया जाता है। मतलब बहादुर एक 12 से 13 साल का नेपाल का लड़का होता है ना, उसकी माता जी उसको किसी बात को लेकर डांटती हैं, मारती हैं, तो वो अपनी माता जी से तंग आकर वो घर छोड़ देता है और शहर चला आता है और इन निर्मला के यहां वो नौकर के रूप में रख लिया जाता है। क्यों? क्योंकि निर्मला को नौकर की जरूरत थी, उसको नौकरी की जरूरत थी। ठीक है, अब देखो क्या होगा इंटरेस्टिंग, बहादुर के साथ क्या होता है। देखो, निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। मतलब जो निर्मला और उसके फैमिली वाले हैं ना, पहले बहादुर को खूब अच्छे से प्यार करते हैं, अच्छे से खाना वाना देते हैं, मतलब अच्छा व्यवहार करते हैं, फिर धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वो घर का सारा कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज से मारपीट तक की नौबत आ जाती है। बहादुर घर का पूरा काम करता है, फिर भी उसके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा भी जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं। भाई इतना अगर टॉर्चर करोगे किसी आदमी को ना, वो घर छोड़ के तो जाएगा ही जाएगा कि नहीं। अब क्या होता है, सब लोग बहादुर को ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। आगे देखते हैं, कुछ है, हाँ है। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं। परंतु अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, कहा गया है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताने से कुछ नहीं होगा। सर पे हाथ रखकर सोचते रहो, यार काश ऐसा ना किया होता, बहादुर भैया रहते, काम वाम करते, हम फ्री होकर आराम से बैठते। अब लोग सोचते हैं बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। ठीक है, बस हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो बहादुर कहानी का पूरा, रुको शुरू से लेना। ठीक है, मैं बता रहा हूं। चल भाई ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट पहले लो, फटाफट लो स्क्रीनशॉट, ये लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। अब ले लो इसका लास्ट वाले का स्क्रीनशॉट, बस हो गया। तो भैया 45 नंबर का पेपर हमारा हो चुका है, 45 नंबर के टॉपिक हो चुके। अब हमारा एक टॉपिक लास्ट वाला है ना, वो है बच्चों खंड काव्य। खंड काव्य जो है हमारे खंड का लास्ट टॉपिक है। अब देखो बच्चों, खंड काव्य में क्या होता है ना, ये जिला वाइज होता है। जैसे आप यूपी के किस जिले से हो, कुछ जिलों में रश्मि रथी है, कुछ जिलों में त्यागपथी, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में श्रवण कुमार, कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ, ऐसे ऐसे हैं 5-6 जो भी हैं। आप लोग कमेंट करना आप किस जिले से हो और आप में कौन सा खंड काव्य है, कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। नहीं पता तो जिले का नाम कमेंट कर देना, और या फिर अपने हिंदी के टीचर से पूछ लेना, सर जी कौन सा खंड काव्य हमें पढ़ना। ये जिला वाइज होता है, इसीलिए आज हम इसको नहीं बताएंगे। तो खंड का जो है ना वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। खंड खा पे चले। तो स्टूडेंट आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि मैं पूरे खंड का को एक ही वीडियो में बताऊंगा। हमने 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य पढ़ा, टोटल 50 नंबर हो गया बच्चों। ठीक है, ये पूरे 50 नंबर का पेपर हमारा हो चुका है। तो टेंशन फ्री रहना जब तक है आपके भैया शुभम, बिल्कुल मत लेना टेंशन। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा भाई? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।